अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लॉकडाउन में नरमी की वजह से पूरे मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। बाज़ारों में अवाम का जम गफ़ीर है, SOPs पर अमल ना होने के बराबर है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के अंदर 2300 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है 35,000 से बढ़ गई है, और जबकि इस वबा से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 761 हो गई है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कल ये इंदिया दिया था कि अवाम ने अगर हिफाजत इकदाम पर अमल ना किया तो बंदिशें दोबारा से लगाई जा सकती हैं। हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन में नरमी का नहीं बल्कि कोरोना खत्म होने का ऐलान किया गया हो। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध हुकूमत ने तो कल ही ये कह दिया था कि अगर अवाम और ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतियात ना की गई तो दोबारा से पाबंदियां लगा देंगे। फिर इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म हाउस से जो कल खबरें आई वो बिल्कुल इसके बरक्स है। कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ जिसमें अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद ना करने पर जहाँ एक तरफ तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लॉकडाउन में मजीद नरमी भी लाएंगे, और सूबों से इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और जो ट्रेनें हैं इनको भी खोलेंगे। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही है? असद उमर साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल को देखते हुए बंदिशें दोबारा से लग सकती हैं। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद नरम करेंगे। ये आखिर हो क्या रहा है? ये आखिर कन्फ्यूजन है क्यों? वज़ीर आज़म और उनके वफाकी वज़ीर आखिर एक पेज पर क्यों नहीं है? दूसरी तरफ आज भी कोरोना पर बुलाया गया कौमी असम्बली के इजलास की जो हासिल बहस 0 जमा 0 यानी 0 ही रही। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने इस बात का एतराफ़ किया कि इजलास से जो तवक्कुआत थीं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। कौमी असम्बली के इजलास में कोरोना वायरस पर बात करने के बजाय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन शायद वफाकी वजीर ये भूल गए कि इस तनकीद का आगाज़ परसों उन्हीं के हुकूमत के वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से किया गया था, जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सूबाई तासुब का इल्ज़ाम आयद किया था। कौमी असम्बली के इजलास में ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हमें बताया जाता है कि इदारे बने हैं, उनके तवील इजलास होते हैं, वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान की कोरोना वायरस पर हिकमत अमली आखिर है क्या, ना मुझे पता है और ना ही उनके वजीरों को। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम की कौन सी शिक आप निकालना चाहते हैं, ले आएँ, कोई मसला नहीं, बैठकर बात कर लेते हैं। इस सारी सूरत हाल से लगता है कि कोरोना के खिलाफ कौमी लाहे अमल बनाना हमारी सियासी क़यादत के शायद बस की बात नहीं है। इनकी सियासी बसीरत शायद सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने और तनकीद करने तक महदूद हो चुकी है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में वाकई मुल्क में क्या लीडरशिप का फुकदान है? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क को मुशर्रफ दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात को कम करना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहिबा, और उनके बाद मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। सबसे पहले शिबली फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। शिबली फराज साहब, आप भी जानते हैं जब लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही थी, डॉक्टर्स ने इस पर बड़ा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर्स कहते रहे कि नरमी ना करें, हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। जब से 2 दिन में लॉकडाउन नर्म हुआ है, बाज़ारों में जाकर देखें तो इतना अफसोस होता है कि जिस तरीके से ये वबा फैल रही है न जाने कितना ज़्यादा नुकसान हो जाए। दूसरी तरफ आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, मौशी हालात को देखकर जिस तरीके से आप लोगों ने लॉकडाउन को नर्म करने का फैसला किया, लेकिन एक कन्फ्यूजन बहरहाल बरकरार है। वज़रा कुछ कहते हैं कि SOPs पर अमल ना हुआ, बंदिशें दोबारा लग सकती हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लॉकडाउन में नरमी करेंगे। ये हो क्या रहा है? क्या पॉलिसी है? नरमी होगी, बंदिशें दोबारा लगेंगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखें जी, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत सवालात ख़ुद से भी करने चाहिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ये कोई हमारी तरफ से नहीं है। डे 1 से प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल क्लियर थे, और आपने अगर ये फैसले करने हैं तो अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम्स में या अपनी बड़ी पुरतय्युश जगहों पे, एयर कंडीशन जगहों पे अगर आपने तस्रे करने हैं जो सियासी लीडरान कर रहे हैं अपोजिशन के,
तो फिर तो उनको तो ये बातें करनी बड़ी आसान होंगी। लेकिन जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, उनका दिल हमेशा से ये इन्हीं गरीब लोगों के साथ, इसी मिडिल क्लास एंड बिलो के साथ धड़कता था। ना हमारी पार्टी कोई ऐसी वो पार्टी है जो कि एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ देना चाहती है जिसमें कि सिर्फ जो कि वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको सही या गलत तरीके से उनको दिया हुआ है, तो वो तो ऐसी बातें कर सकते हैं। आपने कल के शो में खातून को देखा जो कि इंटरव्यू दे रही थी, जिसकी मियाँ जिन्होंने कि रोज़ा उसके बच्चों ने पानी के साथ खोला और उसके मियाँ ने खुदकुशी कर ली, जहर की गोलियां खा ली। ये चीज़ें जो है ना, हम इस तरफ इस तबके को भी देखते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अहम है, बिकॉज ये असल पाकिस्तान है। हमने अगर लॉकडाउन की नरमी की बात की है तो हम यही दोनों चीज़ों को बचाना चाह रहे थे कि हम मईशत को भी बचाना चाह रहे हैं और हम लोगों को भी बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो वो इसी तरह फिर लोग खुदकुशियां भी करेंगे। तो इसलिए हम एज अ हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर का ओपिनियन है और वही जो डिसीजन है वो उन्हीं की होती है। असद उमर साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है। वो इस लिहाज से ठीक ही है कि देखें, जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक जिनकी बेहतरी के लिए, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया, अगर वो इसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर न तो हम कोई ऐसे वो डंडे लेके हम पीछे लोगों के जा सकते हैं या वो जुर्माने लगा सकते हैं जो बाद सियासी लीडर्स कह रहे हैं। तो हमने तो इसको, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो यस, जिस तरह कि हमने लाहौर में किया, लाहौर में कुछ मार्केट्स बंद कर दी हैं, तो ये तो देखिए लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। अकेली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक अवाम सपोर्ट नहीं करें। और ये सपोर्ट इसलिए कि इसमें पूरे माशरे को, हमने मुल्क को भी बचाना है, मुल्क की मईशत को भी और लोगों को भी बचाना है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अच्छे अच्छे मुल्क, ये कह देना आजकल बड़ा आसान है, कभी मुल्क इस तरह नबुर्द आजमा हुआ था इस किस्म की कैटास्ट्रफी से, या दुनिया, अमरीका, यूरोप, ईरान, इजिप्ट, सारे मुल्क जो हैं वो जो है तो अपने हमसे 10 गुना बेहतर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमसे बहुत ज़्यादा उनके रिसोर्सेज। तो इस वक्त बजाय इसके कि उन ममालिक में लॉकडाउन तब किया जब केसेस कम होना शुरू हुए। शिबली फराज साहब, परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने कौमी असम्बली में एक सवाल उठाया जो लॉजिकली उसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जब 100 केसेस सामने आए तो सख्त लॉकडाउन था, 12,000 केसेस पर नर्म बंदिशें हुई, 16,000 केसेस सामने आए, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, 31,478 केसेस और 678 अमवात पर लॉकडाउन नर्म हो गया, लॉकडाउन खत्म होने की बातें हो रही हैं। तो वो यही सब लोग पूछ रहे हैं, आम आवाम भी ये पूछ रही है, सियासतदान ऑपोजिशन भी ये पूछ रही है, आखिर ये क्या पॉलिसी है? पूरी दुनिया में लॉकडाउन खत्म तब हुए, नर्म तब हुए जब केसेस में कमी आई, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा। देखें जी, आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं करें। आप जिस तरह के इस वबा का जिस तरह के फैलाव था, अगर ऐसी बात सच है तो देखें, मैं तो कहता हूं कि अगर एक शख्स का भी इंतकाल हो तो वो भी काबिले वो है, मतलब है बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन आप दूसरे मुल्कों के, अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा डेथ्स हो गई हैं, दूसरे यूरोपियन ममालिक में हो गई हैं। हम पे तो अल्लाह ताला का फजल है, शायद इसी वजह से कि हमारे लीडर की नीयत ठीक है कि हम उन गरीब लोगों का वो करना चाहते हैं। किसी ने सपोर्ट किया इस बात को कि ये फैसला बड़ा अच्छा है कि हम जो है वो लोग जो कि दिन को मजदूरी करके और रात को अपने घर पे खाना पहुंचाते थे अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो हमने तो उनके लिए किया है। इसकी बात नहीं हो रही है कि वो उन लोगों की कि जो कि ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है और उन पे कोई असर नहीं पड़ता उनकी जिंदगियों पे कि लॉकडाउन अगर 1 महीना और भी चले। मैंने आपको मिसाल दी, ये मिसाल आप क्यों नहीं लेती हैं? इस तरह के कितने केसेस होंगे? तो आया ये चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर तो ये नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि एक एहतियात करें। देखें, ये ताली दोनों हाथ से बचती है। हुकूमत का काम है कि वो फैसिलिटेट करे ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें कि मिनिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। आपका मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, आपकी जो 70% जो है तो आपकी जो लोग हैं वो जो है तो ऑलमोस्ट पॉवर्टी लाइन पे हैं। हम किस तरह से उनको वो कर सकते हैं? हेल्थ सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि केसेस बढ़ते जाएं और हम संभालने के काबिल ना रहे। तो ये तो सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, उन हुक्मरानों से जिन्होंने 30-30 साल यहाँ पे हुकूमत की है। सही। अच्छा, वज़ीर आज़म, सवाल तो आप शहरी रहमान से पूछें या जो और आपके मेहमान आते हैं कि ये इस गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे कि सिर्फ पुलों पे और सड़कों पे जस्ट बिकॉज कि उसमें कुछ उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे उन पॉलिटिकल लीडर्स के,
उस पे तो बात हुई, लेकिन कितना हेल्थ केयर सिस्टम, कितना एजुकेशन पे पैसा लगा, कितनी स्किल डेवलपमेंट पे लगा कि लोग जो है तो वो जो लोगों को ऊपर उठाना था। आप तो लंदन में और अमेरिका में जाके जायदादें बना ली, वहां पे आप बैठ गए। इवन जो सेशन है उसमें भी नहीं आया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने तो इजलास बुलाया था, उन्होंने तो रिक्विजिशन किया था। सही, वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट आएंगे? ये इस तरह का क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट आएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट आएंगे? देखें, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि जो ऑपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने रिक्वेजिशन किया वो आएंगे? उन पे भी तनकीद हो रही है कि जिन्होंने दरखास्तें, बिल्कुल मैं बता रही हूं, उन पे भी तनकीद हो रही है, उनको भी आना चाहिए जिन्होंने दरखास्तें दे देकर जो है वो बुलाया। हालांकि हुकूमत चाहती थी कि वर्चुअल सेशन हो, ये तो तनकीद हो रही है, भाई आप लोगों ने तो दरखास्तें दे देकर बुलाया है, तो अब आए क्यों नहीं आ रहे आप लोग? तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएंगे, लेकिन साथ में सवाल ये भी बनता है कि जो अपोजिशन जो बाहर से बैठे हुए क्रिटिसिज्म कर रही है, कंफ्यूजन फैला रही है, उसको चाहिए कि वो आके जवाबात दे और वो आके सॉल्यूशंस भी दे। क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान होता है। कोई हुकूमत आज तक इतनी कामयाबी से उसने इतनी बड़ी मुसीबत को नहीं हैंडल किया जिस तरह के हमने किया है। अल्लाह ताला का फजल है, हमारे डेथ रेट देखें 500-600 के करीब हैं, एक भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप दुनिया के साथ कंपेयर करें ना कि अल्लाह ताला का हम पे बड़ा करम है, हमारी हुकूमत ने एक अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की है। हमने अपने किस तरह से लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, 100 अरब रुपए हमने पहुंचा दिए हैं आज की तारीख में। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक नहीं होगी, एहतियात नहीं होगी। अब देखें, इसमें तो आपको चाहिए कि ये प्रोग्राम में ये लोगों से रिक्वेस्ट करें, लोगों को अपील करें कि देखें कोऑपरेट करें, वरना तो ना जिंदगी चल सकेगी और ना वो या कोरोना की वजह से नहीं चल सकेगी या जो है तो कारोबार की बंदिश को। आपको पता है कि इस मुल्क में कारोबार कितने बंद हो रहे हैं, कितने बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी बिजनेसेस है, छोटे दुकानदार, सोचना चाहिए बजाय आके कि ये क्रिटिसाइज करें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा तो मिनिस्टर ने ये कहा। इस चीजों, इस बहस को छोड़ें। आप यही वक्त जो है तो एक मुस्बत एक्टिविटी में लगाएं जिसमें के पता ये चल सके कि जी का सारी कौम इकट्ठी है। कौम को तकसीम नहीं करना चाहिए, ना ऑपोजिशन लीडर्स को। हम अपने प्रोग्राम में ये बिल्कुल एसओपीज के हवाले से तकरीबन शायद ही मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें लोगों से रिक्वेस्ट ना की जाती रही हो कि आप एसओपीज पर अमल करें, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लेकिन मेरा सवाल, सबको करना चाहिए। अगर लोगों का रवैया इसी तरह गैर संजीदा रहा, जिस तरीके से मार्केट्स में लोग जो है ना वो एकदम उमड़ रहे हैं, रश पे रश है, कोई एसओपीज पर ना, सेलेक्टिवली वो इलाके जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम सेलेक्टिवली उनको बंद करेंगे। अच्छा, वो फिर मार्केट्स आप लोग बंद करेंगे जहां जहां एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। यही मैं पूछने वाली थी। जिस तरह लाहौर में हमने किया है, लाहौर में हमने यही किया है, पंजाब हुकूमत ने यही किया है कि जो जिस जगह पे नहीं था उसको वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। तो देखें, हम जाहिर है हम गैर जिम्मेदारी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल या किसी एक उसकी वो बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, शिबली फराज साहब, ये जो भारत से अद्वियात मंगवाने का जो है, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने इससे लाताल्लुकी का भी इजहार किया, कैबिनेट में ये इशू उठाया गया, पॉइंट उठाया गया, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। काबीना में इस इशू को उठाया जाता है, जो जफर मिर्जा साहब हैं वो इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि काबीना को एक मसले का पता हो कि जिन अद्वियात की इजाज़त दी थी उनकी आड़ में और दवाइयाँ भी मंगा ली गई और वाइटामिन भी मंगवा लिए गए, लेकिन डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को पता ही नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुनासिब सवाल है आपका, मुनासिब सवाल है। देखें, बात यह है कि जो फैसला हुआ था वो यही हुआ था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी तो इजाजत थी। हाँ। अगर उसकी आड़ में कोई और चीज ले आई है तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम जो है तो उनको जो रिस्पॉन्सिबल है दे विल बी टेकन टू टास्क, इसमें कोई शक ना करें आप। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल शिबली फराज साहब, आद अकबर साहब ने फिर से एक धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब को लेकर, फिर कहा कि शहबाज शरीफ ने के 10 साला दौर इक़्तिदार की तहकीकात शुरू की, लंदन से वापसी हो चुकी है, टार्जन नैप के केसेस से राय फरार इख्तियार करके लंदन चले गए थे, करप्शन की बातें बड़ी हुई। सवाल बड़ा सादा सा सीधा सा सवाल ये है, बात ये है कि अपोजिशन हमेशा से एक बात पर तनकीद करती आ रही है, वो ये कि इल्ज़ामात भी लगते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, साबित कुछ नहीं हो पाता है।
आप शाहिद खाकान अब्बासी की मिसाल ले लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक की मिसाल ले लें, राना सनाउल्लाह की मिसाल ले लें, शहबाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें, सब पर केसेस बने, गिरफ्तारियां हुई, फिर इनकी जमानतें हुई, साबित कुछ नहीं हो पाता। तो आज एक बार फिर से शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ये लग रहा था, अब हम ये क्या क्या कहें कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, केस कमज़ोर बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती है, होता क्या है? इल्ज़ामात तो बड़े बड़े लग जाते हैं। देखिए, मैं आपको शाजिया बताऊं कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब इस किस्म के लोग जो साहिब सरवत होते हैं या जो इक़्तिदार में रहे होते हैं, जिनके ऊपर इस्टेब्लिश्ड केसेस हैं, मतलब है कि ये केसेस कौम को तो पता है कि ये कैसे बनाए, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मोटरसाइकिल पर आता है और वो जो है तो खरबपति हो जाता है, ये जो जायदादें हैं, ये जो एसेट्स हैं, ये बातें अपनी जगह पर, आपके अलावा ये तो आपने 5-6 लोगों के नाम गिनाए, ऐसे लाखों लोग जेलों में पड़े हुए हैं जिनका कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं, 15-15 साल चल रहे हैं, 10-10 साल चल रहे हैं। तो मेरा सवाल तो ये होगा कि हम तो अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंप्रूवमेंट की ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6 महीने की लिमिट भी दे दी है कि वो उसको इम्प्रूव करें, लेकिन हम 2 साल में तो हम नहीं कर सकते। ये इन हुकूमतों से जो कि अभी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि चूंकि इनको तकलीफ तब हुई है जब इनको तकलीफ हुई है, जब आवाम को तकलीफ होती है उसमें इनको परवाह नहीं होती है। जो लाखों लोग जो है जो कि जिनके मुकदमात 20-20 साल लटके हुए हैं, उनका कौन पूछेगा, उनकी आवाज कौन बनेगा? सही। तो इसी को मद्देनजर नैब कानून में तब्दीली की बातें हो रही हैं, आप लोग मुतमईन नहीं है नैब की कारकर्दगी से? जी देखें, अगर नैब नहीं देखें, नैब नंबर 1 ये है कि ये नैब इन्हीं के लगाए हुए हैं, जो 2 पार्टीज हैं, ठीक है, ये इन्होंने ही बनाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखें, नैब का जो कानून है उसमें तब्दीली हर कानून में, इसलिए तो हम कहते हैं कि जी आपने अभी बात उठाई थी कि जी 18वीं तरमीम में बात होती है तो सारे चिल्लाने लगते हैं जैसे किसी की इजारादारी है। बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। नैब का कानून हो, कोई भी कानून हो, सही, इट शुड कम अंडर डिस्कशन, और पार्लियामेंट में उसके पास अगर नंबर्स हैं किसी के पास भी, वो लॉ पास हो जाएगा। लेकिन अगर नैब का लॉ का मकसद ये है कि इन लोगों को रिलीफ मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज हम तो वोट ही इसी चीज का लेके आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहब। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। शहरी रहमान साहिबा, जब से ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ है, एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है, वफाक और सिंध के एक दूसरे पर इल्ज़ामात, लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट के जो सेशन शुरू हुए हैं इसमें ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल की बात ही देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सिंध हमारा है, सिंध कार्ड नहीं चलेगा, हम आ रहे हैं, हम अपना लोहा मनवाएंगे। फिर जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम जानते हैं कि आप जो है ना वो क्यों लोहा मनवाना चाहते हैं। सवाल ये है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई ज़ाती रंजिशें आप समझ रही हैं, या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि तहरीक इंसाफ का कोई टास्क है जो उन्होंने अपने वुज़रा को दिया है हुकूमत ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरीके से टारगेट किया जाए, बजाय ये कि हुकूमत और अपोजिशन इस मुश्किल वक्त में कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ें? एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए आप लोग। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त हमें एक दूसरे से बिल्कुल लड़ते हुए नज़र नहीं आना चाहिए। इसी बात के हवाले से चेयरमैन बिलावल ने ये जवाब भी दिया और पहले दिन ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को या किसी को इस वक्त तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। ये टोन हमने सेट की और नेशनल असेंबली में भी फिर ये बात कही गई। कल भी मैंने सेनेट में ओपनिंग स्पीच में यही कहा। मैंने कहा ज़रा हमें डिसअपॉइंटमेंट है कि ये वक्त है, ये मौका है कौमी यकजहती संवारने का, मुल्क को एक यकजहती का और एक वहदत का पैगाम देने का कि हम साथ लड़ रहे हैं इस वायरस का, एक दूसरे का नहीं। लेकिन शाह महमूद और PTI के बहुत दीगर मेंबरान हैं जो रोज़ सिंध को और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनकी नंबर 2 रैंक लग जाती है 2-2:30 बजे से।
एक अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए नजर आती है। और अगर हम जवाब ना दें तो फिर आप ही लोगों के तवज्जुह से हमें कहा जाता है क्या भाई आप लोगों का कोई डील हो गया है, कोई समझौता हो गया है। तो और फिर हमारे हल्के भी पूछते हैं कि आप चुप क्यों हैं, क्या बात है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो ये टोन जो है अपोजिशन नहीं सेट कर रही, ये टोन वफाकी हुकूमत और उनके एहलकार सेट कर रही है। उनके जो टास्क दिया गया उनके लोगों से, हमारी तरह की जबान इस्तेमाल होती है, चाहे वो तो खैर नहीं कर रहे लेकिन दूसरे करते हैं, तो हमें तो सरजनिश का सामना होता है पार्टी में। पीटीआई में ऐसा लग रहा है तो आप लोग समझ रहे हैं कि कोई पॉलिसी या तहरीके इंसाफ की टास्क दिया गया। अच्छा, आपको कल ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई कि मुल्क कौन चला रहा है, क्यों आपने कल ये सवाल उठाया? जी कि मैंने ये सवाल किया, मैं चाह रही थी कि हमारा कोई मिक्स्ड मैसेज ना जाए, मुल्क और अवाम को एक मैसेज आना चाहिए। और ये फिर रोज जब कहते हैं कि हम, ऐसा लगता है इलेक्शन कैंपेन में है, तो फिर कौन चला रहा है अभी? जब मुल्क, आप प्राइम मिनिस्टर एक दिन कह रहे हैं कि लॉकडाउन सही है, फिर दूसरे दिन कह रहे हैं नहीं है, फिर पहले दिन कहते हैं कि फ्लू है, फिर आखिरी दिन कहते हैं अशराफिया का फैसला है। इन्हीं कमिटीज में जिनकी ये क़यादत करते हैं ये फैसले होते हैं, तो किसका फैसला होता है और ये कौन फैसले उन पर कौन ये फैसला फोर्स कर रहा है? भाई हम तो नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि जो फैसला हो हम वफाक के साथ जाएं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें इन हालात में हमें साथ जाना है वफाक के, क्योंकि ये बेहतरी होगी। मतलब बॉर्डर्स कोई हम हैंडल नहीं कर सकते और ये एक, हम रियासत नहीं है, हम सूबा हैं। खुद मुख्तारी के मतलब ये नहीं होता कि हालात जंग में हमें कह दें कि आप अकेले हैं और बलूचिस्तान अपना बॉर्डर संभाले, आप लोग अपना संभालें, आप लोग चलिए वसाइल हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप हमले तो ना करें एक हम पर। इस वक्त हमला तो भाई हम कहते हैं हम पर ना करें। हमने गलत फैसला किया, चलें, हमने शाम को तरावियां बंद की, बड़ा मुश्किल फैसला है। हमने लॉकडाउन जरा एक्सटेंड किया, हमने सऊदी अरेबिया को फॉलो किया, उन्होंने तो इस वक्त ईद पे भी कर्फ्यू लगा दिया है। वो पहले अपने लोगों की जाने बचा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, जब से कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ है, सिंध का ये एतराज़ रहा है, गिला रहे, कहें इसको शिकायत कहें कि वफाक ताउन उस तरीके से नहीं कर रहा, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। 2 दिन पहले मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप लोग वफाक के रवैये से, ताउन से मुतमईन हैं कि जिस तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके कुछ वज़रा शिकायत कर रहे थे। लेकिन वज़ीर आला ने यह जवाब दिया कि वफाक अपनी इस्तात के मुताबिक तमाम सूबों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है, उनके साथ ताउन कर रहा है। तो सवाल ये है, KPK से ही शिकायत नहीं आती है कि वफाक ताउन नहीं कर रहा है, पंजाब से क्यों नहीं आती है, बलूचिस्तान से क्यों नहीं आती है, सिंध का हमेशा ये गिला क्यों रहा है? जो भी कभी भी कोई क्राइसिस आता है, कोई मसला आता है, तो सिंध का हमेशा से गिला रहा है वफाक से कि ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, क्यों? तो ये तो बड़ा मासूमाना सवाल है। वो कैसे कहेंगे? वो एलाइज हैं इस हुकूमत के, और पंजाब और KPK तो डायरेक्ट अंडर हैं। वो पूछें वो कितना बिलबिला रहे हैं अंदर, खासतौर से KP के जो हालात हैं, वो जो कमेटी होती है जो आप, जिस पर आप मीडिया को नहीं अलाउ करते हैं, उसमें पूछे उनके हेल्थ मिनिस्टर्स का हाल क्या होता है। लीकी लॉकडाउन उनको समझ नहीं आ रहा, उनके पास ना वसाइल हैं, ना वो लड़ पा रहे हैं, ना कोई डेटा असल सामने आ रहा है। देखिए ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है। और सिंध के हवाले से हम बोल सकते हैं, सिंध वाहिद सूबा है जिसको चुप नहीं होना पड़ता। हम कह सकते हैं कि भाई ये मसला है और इस तरह करें। आप देखते हैं कि फिर एक पॉलिसी, सुबह वफाक एक पॉलिसी अनाउंस करता है, पंजाब रात को दूसरी करता है, सिंध तीसरी करता है, बलूचिस्तान एक और करता है। इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें एबिलिटी होनी चाहिए कि एक मैसेज दें, चले एक मैसेज ही दे दें, एक मैसेज ना दें। जब SOPs आप देखते हैं, एहतियाती तदाबीर, बड़ी मुश्किल है जी लॉकडाउन लोगों को पर इम्पोज करनी। अच्छा, कल कैबिनेट के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से इशारा दिया
कि मज़ीद जो है हम लॉकडाउन को नर्म करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं तो पहले इस हक में था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों का रोज़गार मुतासिर होगा, लेकिन जब से ये लॉकडाउन नर्म हुआ है, आप भी जानती हैं, सिंध भी बिलबिला उठा है, पंजाब भी बिलबिला उठा है और लोग बिल्कुल SOPs पर अमल नहीं कर रहे। तो अब आप लोग क्या वाकई अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, बावजूद इसके कि अगर वफाक ऐलान करता है कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, मज़ीद नरमी कर दी जाए? क्योंकि जाहिर है अगर इस तरीके से नरमी के बाद केसेस बढ़ेंगे, भुगतना तो आपको पड़ेगा। क्या आप लोग अब अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे कि लॉकडाउन को मजीद सख्त करना है, नहीं करना? अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें मिसिंग है तो इसका अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो मिसिंग पर्सन ही करार दे दें पार्लियामान से उनको हम, लेकिन सिंध को बैक होम अपने फैसले शायद खुद करने पड़े, क्योंकि देखिए फिर जब बेड्स कम होते जाएंगे, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 10,000 लोगों के लिए 6 बेड्स हैं, 6 बेड्स पर 10,000। ये इस तरह की अदाद शुमार खौफनाक जो है हमें अपने सामने रखने पड़ेंगे। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वफाक की पॉलिसी फॉलो करें। हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम वफाक के साथ नहीं हैं। हम अवाम को फिर भी एक कौमी यकजहती का एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये SOPs फॉलो करें। SOPs में बहुत मुश्किल अहकामात होते हैं, घरों में रहें, कि हमारा कम्युनिटी बेस्ड माशरा है, लेकिन ईद शॉपिंग के लिए प्लीज बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं पुलिसमैन हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कह रहे हैं बहन घर में चले जाएं, बहन एहतियाती फासला रखें, 6 फुट का फासला कोई नहीं रख रहा है जी। मैं देख रही हूँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मिनिस्टर्स मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वो क्या मैसेज जाएगा? मिनिस्टर जब जहाज पे मास्क नहीं पहनेगा या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब मास्क नहीं पहनेगा, तो वो अपने आप को तो रिस्क पे नहीं डाल रहे, वो मुझे और आपको रिस्क पे डाल रहे हैं। बिल्कुल ये सबको पता है। शेरी रहमान साहबा, जो कुछ कौमी असम्बली सेनेट में हो रहा है, ये तो सब कुछ वर्चुअल सेशन में भी हो सकता था। अगर तनकीद ही होनी थी तो वहाँ पर भी हो सकती थी। हुकूमत तो पहले नहीं चाहती थी कि इस तरीके से सेशन बुलाया जाए, वो तो चाह रहे थे कि वर्चुअल सेशन हो, लेकिन अपोजिशन की जिद थी। तो क्यों आप लोग फिर बजिद रहे अगर यही सब कुछ सेशंस में होना था? देखिए मैंने तो वर्चुअल सेशन के लिए बहुत सारे खदुखात शुरू में निकाल के एक पॉलिसी ब्रीफ भी शेयर की थी, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, और बहुत सारे पार्लियामान मिक्स करके इस तरह कर रहे हैं। फिर तस्वीर आई UK के पार्लियामेंट से कि बोरिस जॉनसन वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स खुद बैठ रहे हैं, चाहे वो कोरोना का शिकार भी हो या नहीं, और आ रहे हैं। ये इस किस्म के जॉब्स में आखिर हम पुलिसमैन को तो नहीं कह सकते आप वर्चुअल रहें, या फ्रंटलाइन वर्कर्स से तो नहीं कह सकते आप वर्चुअल रहें। पार्लियामान थोड़ा बहुत वर्चुअल हो सकता है, कमेटियां बिल्कुल वर्चुअल हो सकती हैं, हाफ एटलीस्ट हो सकती हैं, जो भी कहें, लेकिन मैंने देखा मेंबरान में अब एक रिलक्टेंस आ गई है वर्चुअल की। वो इसलिए कि वो अजीबो गरीब अहकामात भी आ रहे हैं, एक सियासी माहौल में आलूदगी आ गई है, और डिस्ट्रस्ट इस हुकूमत के साथ बहुत है कि वो अदम मौजूदगी में कुछ कर ना बैठें, कुछ ऐसा काम करना बैठे जिससे पूरी से तारीख में फिर हमें कहा जाए कि आप। शेरी रहमान साहबा, ये 18वीं तरमीम का मसला बड़ा ज़ेरे बहस है। अगर दोबारा पार्लियामेंट में लाकर इस पर बहस अगर करवा दी जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर क्या एतराज़ है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं, कुछ लेकोनाज हैं इसमें जिस पर बात होनी चाहिए और हो सकती है। क्या हो सकती है इस पर बात? देखिए बात यह है कि ये असल में 18वीं तरमीम का ना इस पर डिस्कशन खोलने का वक्त है। सडनली ये क्या आपको जरूरत पड़ी? आप इस वक्त हेल्थ बजट की बात करें, आप इमरजेंसी रिलीफ की बात करें, आप कहें कि हमारे पास मास्क की कमी होने वाली है, आप कहें कि हमें रिलीफ देना है SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, आप कहें कि वेज अर्नर्स को 70% पाकिस्तान के का लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर है, इनका कुछ करें। हम ये वाली बातें करें ना, लेकिन हम 18वीं तरमीम की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके बुज़ुर्गों ने होमवर्क नहीं किया हुआ, क्योंकि इनको नैरेटिव की जंग का बहुत शौक है, उनको रोज एक नई जिसे कहते हैं तीली डालने का शौक है और आग जलाने का शौक है, ताकि इनकी नाकामी। मतलब क्या आप कह रही हैं इस पर बहस हो ही नहीं बात हो ही नहीं सकती इस पर? मेरी गुजारिश, ये असल मसला NFC अवार्ड का 18वीं तरमीम का नहीं है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि सूबे अब इनके जो शाख खर्चियां हैं, इन्होंने जो 42.8 42.8 यानी 42.8 ट्रिलियन का जो कर्जा लिया है, जो 35%
71 ईयर्स में पाकिस्तान ने नहीं लिया, उसके ऊपर है। 70-71 साल में पाकिस्तान ने इतना कर्जा कभी नहीं चढ़ाया है। इन्होंने 35% डबल कर दिया है और अब इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको तनाज़र के लिए बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने 16 ट्रिलियन का कर्जा लिया था, नून लीग ने 5 साल की बात कर रही हूँ 30 ट्रिलियन से कम लिया था। अब आपने 13 महीने में ये 42.8 ट्रिलियन कैसे किया, क्या किया? भैंसे बेचने निकले थे। अब आपको अब कह रहे हैं कि हमें सूबों से पैसे चाहिए, जब सूबे अपनी अस्पताल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 18वीं तरमीम से पहले आपके मुल्क में कितने अस्पताल थे आपको मालूम है? नहीं, तो 90 से कम थे। अब इस वक्त कितने अस्पताल हैं? 907, क्योंकि सूबे खर्चा कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है विफाक सूबों पर कट लगाकर कर्ज उतारना चाहता है, ये आप कह रही हैं? तो हेल्थ बजट 18वीं तरमीम के बाद भी शर्मनाक लेवल पे है, 1% पर आई है जीडीपी के हिस्से का। उससे पहले और भी शर्मनाक थी, 0.59% थी। तो ठीक, बहुत शुक्रिया करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तो बहाल हो चुकी हैं, लेकिन जिस चीज़ पर भी पाबंदी है वो है तालीमी इदारे। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते स्कूलों समेत मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने भी ये कहा है कि मुल्क भर में 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए, मुलतवी नहीं हुए, ये मनसूख कर दिए गए हैं और गुज़श्ता साल के नतीजे की बुनियाद पर तलबा और तालिबात को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा, जिस पर मुल्क भर से मुख्तलिफ आरा सामने आए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने मिडल तक के तलबा को सालाना कारकर्दगी और गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट करने का फैसला किया है, जबकि 9वीं ता 12वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी ने तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है, जिसकी दी गई रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। सईद गनी का यह भी कहना था कि हो सकता है कि तालीमी इदारे 6 से 8 महीने तक ना खुल सकें। दूसरी तरफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने हुकूमत से 1 जून से स्कूल्स खोलने की अपील की और कहा है कि हुकूमत 1 जून से स्कूल्स खोले, इसकी इजाज़त दे और स्कूल्स खोलने से मुतालिक SOPs जारी करे। अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान ना हुआ तो खुद SOPs जारी करके हम स्कूल्स को खोल देंगे। जबकि आला तालीम के हवाले से कल वाइस चांसलर्स का भी एक इजलास हुआ, जिसके बाद चेयरमैन HEC ने हिदायत की है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस मुकम्मल तैयारी के साथ शुरू करें। लॉकडाउन ना खुलने की सूरत में यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इम्तिहानात लेंगी। यूनिवर्सिटीज़ 15 सितंबर तक नया सेमेस्टर शुरू करेंगी। नए दाखिले मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन तालीम के हवाले से न सिर्फ असातिज़ा बल्कि तालिब इल्मों को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ना तो तालिब इल्म इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं और ना ही हर एक के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि ऑनलाइन सिस्टम पर रहते हुए अपनी तालीम को जारी रख सके। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, है डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब आपका। डॉक्टर आबिद साहब, जो हुकूमत फैसले कर रही है 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद, बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट स्टूडेंट्स को किया जाएगा, पिछले इम्तिहानात की बुनियाद पर कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा, क्या ये हुकूमत ने फ़ैसला तमाम जो माहिरीन तालीम है इदारों को मुकम्मल एतमाद में लेकर किया ये फ़ैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरत करती। आपके स्कूल सिस्टम के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का खासा रोल है, उनसे भी मशावरत की जानी चाहिए थी। दीगर ये कि जो स्कूल खास तौर पे स्कूल हैं उसमें सिर्फ इल्म नहीं दिया जाता बल्कि साथ तरबियत भी की जाती है। ऑनलाइन सिस्टम से इल्म तो दिया जा सकता है, लेकिन इन बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। आप जितना, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम हर एक की पहुंच में भी तो नहीं है ना। दूसरी बात, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि सबके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है, तो इससे बहुत सारे स्कूल के बच्चे ख़ास तौर पे
वो तालीम से दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो आप उन्हें तालीम देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं कोरोना के हवाले से, वो भी आप नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि घर में रहते हुए बच्चे उस तरह से उन SOPs पे ना पेरेंट्स अमल दरामद कर रहे हैं, ना ही बच्चे कर रहे हैं। तो अगर स्कूल खोल दिए जाएं और इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, आप शिफ्ट पे चले जाएं, आप 3 शिफ्टें कर लें, बच्चों को डिवाइड कर लें, क्लासरूम की तादाद कम कर लें, स्कूल का डिस्टेंस मेंटेन करें, बच्चों के दरमियान में डिसइंफेक्शन का कंपलसरी कर दें, स्कूलों में हैंड सैनिटेशन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कंपलसरी कर दें। लेकिन एक क्लास में जब 50-50 स्टूडेंट्स बैठेंगे तो SOPs पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कितने फासले पे, देखिए ना क्लासरूम का साइज़ कितना होता है, तो किस तरीके से ज़्यादा कमरे बनाएंगे, ज़्यादा फर्नीचर लेके आएंगे, कैसे, बड़ा मसला हो जाएगा। ये इमरजेंसी है इस वक्त, कौम को, ये कौम माहिर है इमरजेंसी से निपटने की। आप 3 शिफ्टें लगा दें स्कूल की, उन्हीं बच्चों को 3 हिस्सों में कर दें, जहाँ 40 बैठते हैं वहाँ 15 बच्चे बिठाएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें। और एक और काम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप सारे बच्चों को 5 डेज ही बुलाएं, 3 डेज के लिए बुला लें, तो कि स्कूल के साथ बच्चे का कांटेक्ट तो आपका मतलब है कि ऑनलाइन इम्तिहान जो है ना वो ये अच्छी सजेशन नहीं है, ये भी कोई सक्सेसफुल आइडिया नहीं है के तहत ये हो सकते हैं। लेकिन जिनका प्रैक्टिकल आपने लेना है, जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, उनका आप कैसे ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं? वो तो लैब के अंदर ही उनको वैलिडेट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, अमन मुआहिदा होने के बाद भी अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सका है। कल अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने की 2 बड़ी वारदातें हुई। काबुल के एक सरकारी अस्पताल के जजकी वार्ड में अंधाधुंध फायरिंग की गई। दूसरी तरफ मशरकी सूबे नंगरहार में एक जनाजे पर हमला किया गया। इन हौलनाक हमलों में औरतों और बच्चों समेत 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इन हमलों की शदीद मजम्मत की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया है, जबकि दाइश ने नमाज जनाजा पर होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि अस्पताल पर हमला किसने किया। अफगान तालिबान ने इन हमलों से लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन अफगान सदर अशरफ गनी ने फोर्सेस को तालिबान पर हमलों का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाएं। अफगान सदर अशरफ गनी के इस ऐलान के बाद अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सदर गनी की हुकूमत पहले ही दिन से अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के खिलाफ थी और जानबूझकर इस मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल से ऐसे लगता है कि अफगान अमन मुआहदा जो है ये खतरे में पड़ सकता है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी इस तरफ ये इशारा किया था और ये कहा था कि अमेरिका अफगान पीस प्रोसेस को शदीद खतरात लाहक हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सियासी जुमूद सर्द महरी ने अमन मुआहदे को शदीद खतरे में डाल दिया। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों ही मुआहदे की शिकों पर अमल नहीं कर रहे हैं। फरवरी में होने वाले मुआहदे के बाद अमेरिका और तालिबान ने एक दूसरे पर हमलावर न होने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद हमले दोनों तरफ से जारी रहे। रमजानुल मुबारक का महीना आते ही अफगान हुकूमत और बैनुल अक़वामी बिरादरी ने रमज़ान और कोरोना वबा के पेश नज़र तालिबान से जंग बंदी का मुतालबा किया था, जो उन्होंने रद्द कर दिया था। जबकि तालिबान ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि सदर अशरफ गनी तालिबान कैदियों की रिहाई में टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जो कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करने में बहुत बड़ी रुकावट है। क्या अफगान अमन मुआहदे को वाकई खतरात लाहक हैं और अमन मुआहदा होने के बावजूद भी अफगानिस्तान में आखिर अमन कायम क्यों नहीं हो सका? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर और सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब, ये बताइएगा
कि जो हालिया हमले हुए हैं रहीमुल्लाह साहब काबुल और नंगरहार में, आप इनको किन तनाजुर में देखते हैं? अफगान तालिबान कहते हैं कि ये हमले उन्होंने नहीं किए, दूसरी तरफ अशरफ गनी को देखें तो उन्होंने फोर्सेस को हिदायत कर दी है कि तालिबान के खिलाफ जो है वो हमले किए जाएं। ये सूरत हाल किस कदर ख़राब हो सकती है? एक तरफ पूरी दुनिया में ये कोरोना पेंडेमिक है, आप देखें हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो अमन है ये एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन अगर सरहद पार इस तरीके से हालात ख़राब होते हैं तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी। देखें, ये मसला बड़ा पेचीदा है और ये जो 29 फरवरी को दोहा में अमेरिका और तालिबान का मुआहदा हुआ उससे काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन उस मुआहदे के ऊपर अभी तक पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका और ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जो 10 मार्च को शुरू होने थे वो शुरू नहीं हो सके। इसमें 2 रुकावटें हैं। एक तो जो मुआहदे में लिखा है, अमेरिका ने ज़मानत दी है कि 5000 तालिबान कैदी रिहा किए जाएंगे, तालिबान भी 1000 हुकूमत के कैदी रिहा करेंगे, वो नहीं हो सका। तकरीबन 1000 तालिबान कैदी रिहा हुए, कुछ तालिबान ने भी कैदी रिहा किए, लेकिन जो पूरी फिगर है 6000 की कैदियों की रिहाई और तबादला वो नहीं हो सका। और मेरे ख्याल में जब तक वो नहीं होगा तालिबान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। अशरफ गनी ने जो ऐलान किया है कि तालिबान और जो मुसल्लह गिरोह हैं, ये उनके अल्फाज हैं, उनके ख़िलाफ़ अफ़गान फ़ौज से कहा है कि वो कार्रवाई करें। कार्रवाई तो वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, शायद आइंदा भी करें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो तालिबान को शिकस्त दे दें। लेकिन रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी कुव्वतें हैं इन सारे अवामिल के पीछे जो ये नहीं चाहती हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो पीस प्रोसेस है ये कामयाब हो? कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको सबोटाज करना चाहती हैं? देखिए, एक तो जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं वो अफ़गान हुकूमत में भी हैं और तालिबान में भी हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। फिर दाइश है और उनका फ़ायदा इसी में है कि ये जंग जारी रहे और उनके ठिकाने वहाँ पर रहें अफ़गानिस्तान के अंदर। हालांकि कुछ महीने पहले अशरफ गनी ने दावा किया था कि उन्होंने दाइश को मुकम्मल शिकस्त दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जलालाबाद, ये निगराहार जलालाबाद के करीब खेवा में जो ये हमला हुआ जनाजे के ऊपर, ये इसका तो दावा दाइश ने कर दिया है कि ये हमने किया है। काबुल के हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। शायद वजह यह है कि इसमें ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए हैं। लेकिन रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, आप ये समझते हैं कि तालिबान के मुकाबले में जो दाइश है इनका अफगानिस्तान पर असर है? क्योंकि अफगानिस्तान ने गुज़श्ता दिनों दाइश के मरकज़ी रहनुमा शेख उमर खुरासानी को भी गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि इसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो तालिबान के मुकाबले में दाइश कितना असर रसूख रखते हैं अफगानिस्तान में? मेरे ख्याल में दाइश का और तालिबान का कोई मुकाबला नहीं है और ख़ुद अमरीकी भी मानते हैं कि अफ़गानिस्तान के बेशतर हिस्से के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा है। दाइश का अभी किसी इलाके में कोई गांव, कोई कस्बा कब्ज़े में नहीं है, क्योंकि जो उनके ज़ेर कब्ज़ा इलाके थे निगराहार में या फरियाब में, जोज़जान में, कुन्नड़ में, वो उनके हाथ से निकल गए हैं। तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया या अफ़गान हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन देखिए, जिस तरह आपने कहा, उनके जनूबी एशिया के लिए जो सरबराह थे मौलवी ज़ियाउल हक, जिनका उर्फ शेख उमर खुरासानी है, उनकी गिरफ्तारी का दावा अफ़गान हुकूमत ने किया। 4 अप्रैल को जो इनके खुरासान के अमीर थे असलम फारूकी, जिनका फर्जी नाम अब्दुल्ला औरकज़ई था, उनको गिरफ्तार करने का दावा किया गया। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, इस मौजूदा क्राइसिस में हम देख रहे हैं ज़ाहिर पूरी दुनिया इससे निमट रही है। अमेरिका का फोकस एक कोरोना क्राइसिस पर ज़ाहिर पूरी दुनिया निमट रही है, अमेरिका का इस तरफ फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अब ये खबरें आ रही हैं अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अमेरिका जब से कोरोना शुरू हुआ है, अमेरिका चाइना पर इल्ज़ामात लगा रहा है कि शायद ये सब कुछ चाइना की वजह से हुआ है। दोनों ताकतें आमने सामने हैं। अमेरिका का फोकस इस तरफ से हटने से आपको लगता है कि कुछ कुव्वतें जो नहीं चाहती थी कि ये पीस प्रोसेस आगे बढ़े वो ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं? अमेरिका को अब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका और चीन के जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात है उसका असर तो काफ़ी मसलों पे, काफ़ी ख़ित्तों में पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में भी पड़ेगा और बाकी भी।
तो वो तो बड़ा एक बैनुल-अक़वामी किस्म का मसला है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का एक ख़तरा है, ये अफ़गानिस्तान में भी है, अमेरिका में सबसे बढ़कर है, और अमेरिका की तवज्जो भी बटी हुई है, और अफ़गानिस्तान में ऐसे वसाइल नहीं है, सेहत के ऐसे सुविधाएं नहीं है कि इसका मुकाबला किया जाए। उनके अपने वज़ीर सेहत जो हैं फिरोज़ुद्दीन फिरोज़, उनको भी कोरोना वायरस हो गया है। और वहाँ काबुल में एक सर्वे हुआ, उसमें कहा गया कि तकरीबन एक तिहाई जो लोग मुतासर हुए जिनका सर्वे हुआ वो डॉक्टर थे या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। काफ़ी लोग जो है अच्छा, अब्दुल्ला और सवाल रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपके इल्म में होगा ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अफगान तालिबान से बराह रास्त डायलॉग करने चाहिए। आप समझते हैं कि क्यों ये ज़ल्मे खलीलज़ाद को ये कहने की ज़रूरत पड़ी? और मैं एक बयान भी पढ़ रही थी भारत के साबिक सफ़ीर अमर सिन्हा, वो कहते हैं कि तालिबान के साथ भाई तब तक गुफ्तगू शनीद नहीं हो सकती जब तक वो पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं अफसर नौ इसका जायज़ा नहीं ले लेते। अब हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, भारत है, अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, ज़ोर दिया जा रहा है कि भारत के साथ तालिबान जो है वो डायलॉग करें, और भारत कहता है तब तक बात हो नहीं सकती जब तक ये पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा नहीं लेंगे। तो आप अमेरिका क्यों चाह रहा है कि तालिबान जो है वो डायलॉग करें भारत के साथ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े करीबी हैं। हाँ। ट्रंप ने पिछले दिनों भारत का दौरा भी किया। पहले भी ट्रंप भारत से कह चुके हैं कि वो मज़ीद अफ़गानिस्तान में काम करें, उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि भारत की अपने यहाँ भी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो कि तालिबान का कब्ज़ा हो जाए और फिर उनके कोई भी ताल्लुकात ना हो अफ़गानिस्तान के साथ। उन्होंने $3 की सरमायाकारी की है, वो ज़ाया हो जाए। तो वो चाहते हैं कि वो तालिबान से राब्ते कायम करें, लेकिन इनके दरमियान काफ़ी फासले हैं। ये आसानी से नहीं होगा क्योंकि भारत खुलकर अफगान हुकूमत का साथ दे रहा है, तालिबान से मुज़ाकरात के हक में भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने जो ये भारत को मशवरा दिया है वो इसलिए कि खुद अमेरिका पहले तालिबान से बात नहीं कर रहा। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पोस्ट कोरोना पाकिस्तान की मईशत कैसी होगी? आइंदा माह मतवक्के बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा या आवाम पर मजीद कितना बोझ डाला जाएगा? अवामी हलकों में ये बहस ज़ेर गर्दिश है। अगर आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो मुआशी इशारे कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं देते हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत को शदीद धचका पहुँचा और मज़ीद पहुँचेगा। GDP की शरह जो गुज़श्ता साल 4.7% थी, अब मनफी 1.5% तक गिर सकती है। लॉकडाउन की वजह से माली साल 2020 में टैक्सेस की वसूली की शरह में 900 अरब रुपए की कमी का सामना है। गुर्बत की शरह 24.3% से बढ़कर 33.5% हो सकती है। बजट खसारा 7.6% से बढ़कर 9.4% तक चला जाएगा। हुकूमत 30 लाख जबकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स 1.80 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की पेशगोई कर रहा है। ऐसे में IMF पाकिस्तान पर ये दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान इस बार अपने बजट में 800 अरब रुपए के से ज़ायद टैक्स जो है ना वो आयद किए जाए। ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, जब कोरोना की वजह से लोग 2 महीनों से घरों में बैठे हों, उनके पास रोज़गार नहीं हो, माहिरीन मईशत इस बात के खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस वबा के असरात से निकलने के लिए एक बड़ा लंबा अरसा दरकार होगा। फिर ऐसे में क्या अवाम इन नए टैक्सेस का बोझ जो है वो बर्दाश्त करने की वाकई सकत रखते हैं? क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? यकीनन ये बजट हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हुकूमत किस हद तक अवाम को रिलीफ दे सकती है या IMF के दबाव में आकर हुकूमत पर मजीद बोझ डाला जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।